Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Saruman. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट, इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे और आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसपायरेशन. सो व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? सबसे पहले ये समझते हैं. देखिए बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हमारे पास जो प्लांट है वो अपनी सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करता है थ्रू इट्स रूट. तो ये जो रूट्स होती हैं ये ज़मीन से कंटिन्यूसली वाटर को एब्जॉर्ब करती रहती हैं और प्लांट के जो अपर पार्ट होते हैं, जो एरियल पार्ट्स होते हैं, इन तक पहुंचाती रहती है. कंटिन्यूसली वाटर एब्जॉर्ब होता रहता है बाय रूट्स. अब इस इतना सारा जो पानी एब्जॉर्ब कर लेती है रूट, उसमें से कुछ पानी तो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाता है. थोड़ा बहुत पानी जो है वो सेल्स अपने अंदर रिटेन करते हैं टर्जिडिटी के लिए, लेकिन इतना सारा पानी रूट एब्जॉर्ब करती है कि फोटोसिंथेसिस में पानी यूटिलाइज हो जाए. उसके बाद टर्जिडिटी के लिए अगर सेल्स ने अपने अंदर वाटर को स्टोर किया हुआ है, उसके बावजूद भी बहुत सारा फालतू पानी बच जाता है. तो अब ये तो बहुत सारा रिमेनिंग एक्सेस वाटर होता है प्लांट के अंदर. प्लांट इसका क्या करता है बच्चों? ये जितना भी एक्सेस वाटर प्लांट के अंदर बच जाता है, प्लांट के जो एरियल पार्ट्स होते हैं, इस सारे फालतू पानी को वेपर्स की शक्ल में लॉस कर देते हैं. जितना भी फालतू पानी था जो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं हुआ, जो टर्जिडिटी के लिए भी नहीं था, वो सारा एक्सेस वाटर वेपर्स की सूरत में एरियल पार्ट्स रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में. इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहा जाता है. बच्चों, प्लांट में अब हम बात करते हैं कितने किस्म का ट्रांसपायरेशन होता है. सो प्लांट्स में 3 टाइप का ट्रांसपायरेशन होता है. पहला ट्रांसपायरेशन की जो टाइप है उसको हम कहते हैं क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन. बच्चों, ये जो लीफ होते हैं, इनके जो आउटर सेल्स होते हैं, इनको हम एपिडर्मल सेल कहते हैं और इन एपिडर्मल सेल पर एक वैक्स की लेयर बनी हुई होती है, उसको हम कहते हैं क्यूटिकल. ये वैक्स की लेयर का काम एक्चुअल में तो ये होता है कि ये जो एपिडर्मस के सेल्स हैं, इनके अंदर वाटर स्टोर होता है और ये वैक्स लेयर इस एपिडर्मल सेल के वाटर की एवापोरेशन को प्रिवेंट करती है. अगर ये क्यूटिकल लेयर ना हो तो हमारे ये एपिडर्मल सेल का सारा पानी टेम्परेचर की वजह से एवापोरेट हो जाएगा. ये क्यूटिकल की लेयर वाटर एवापोरेशन को रोकती है, बट फिर भी थोड़ा बहुत पानी ये जो हमारी एपिडर्मस के सेल्स हैं यहाँ से एवापोरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर. तो इसको क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भी वाटर लॉस हुआ इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. सो एपिडर्मल के सेल्स में कुछ पानी वेपर्स की शक्ल में लॉस हो जाता है क्यूटिकल की लेयर के पास से. इसको आप पहली टाइप कहते हैं ट्रांसपायरेशन की, विच इज कॉल्ड क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन. ये ट्रांसपायरेशन सिर्फ 5 से 10% होता है, यानी कि हमारे पास अगर प्लांट में अच्छा खासा पानी है तो उस पानी का सिर्फ 5 से 10% वाटर जो है वो इस ट्रांसपायरेशन के जरिए लॉस होता है. और दिन और रात दोनों टाइम पर क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन थोड़ी बहुत 5 जो है वो होती रहती है. फिर सेकेंड टाइप कहलाती है लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन. हमने बच्चों प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि हमारे पास जो स्टेम होता है इनमें भी छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको लेंटिकल्स कहा जाता है. जब रूट के जरिए वाटर ऊपर लीफ तक जा रहा होता है तो थोड़ा बहुत पानी यानी कि तकरीबन 1 से 2% वाटर जो है वो यहाँ इन लेंटिकल्स से भी वेपर्स की शक्ल में लॉस हो जाता है. इस ट्रांसपायरेशन को, जिसमें वाटर लॉस हो रहा है वेपर्स की फॉर्म में थ्रू लेंटिकल्स ऑफ द स्टेम, इज कॉल्ड लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन. ये भी दिन और रात दोनों टाइम पर होगा, लेकिन इसकी भी मिकदार बहुत कम है. 1 से 2% तक पानी जो है वो लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन से लॉस होता है. और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो होती है वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है. ये वाला ट्रांसपायरेशन सबसे ज्यादा होता है प्लांट्स में. तकरीबन 90% एक्सेस वाटर जो है वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन से लॉस होता है. हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि हमारे पास जो लीफ होते हैं, इनकी जो आउटर सरफेस होती है, यानी इनकी जो अपर सरफेस होती है एपिडर्मस, यहाँ छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है. फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि ये स्टोमेटा खुल जाते हैं, एयर अंदर आ जाती है. स्टोमेटा बंद भी हो जाते हैं. दिन में ये खुले हुए होते हैं, रात में ये बंद होते हैं. तो ये जो स्टोमेटा होते हैं, यहाँ से भी लीफ के अंदर एक्सेस वाटर मौजूद होता है जो उनकी एयर स्पेसिस में मौजूद होता है. स्टोमेटा खुलते हैं
और ये सारा एक्सेस वाटर वेपर्स की शक्ल में लॉस हो जाता है। स्टोमेटा के जरिए अगर ट्रांसपायरेशन हो रही है तो इसको स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। तो ये 3 टाइप्स हो जाती है। अगर लीफ में मौजूद जो क्यूटिकल लेयर है वहां से वाटर लॉस हो रहा है वेपर्स की शक्ल में तो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहलाता है। अगर स्टेम में मौजूद लेंटिकल्स के पास से वाटर लॉस हो रहा है वेपर्स की शक्ल में तो लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन कहलाता है। और अगर हमारे लीफ के स्टोमेटा से वाटर लॉस हो रहा है वेपर्स की शक्ल में तो ये स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहलाता है। इनमें सबसे ज्यादा स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होता है, तकरीबन 90% ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर जो है वो थ्रू स्टोमेटा होता है। बट ये स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन सिर्फ दिन में होती है, रात में नहीं, क्योंकि दिन में स्टोमेटा हमारे ओपन होते हैं जबकि रात में ये स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो रात में अगर प्लांट को वाटर लॉस करना है तो उसने स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन नहीं, फिर वो क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन या फिर वो लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर को लॉस करता है। और दिन भर जो ज्यादातर वाटर लॉस हो रहा है वो हो रहा है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन से। अब देखते हैं बच्चों कि ये स्टोमेटा जो होते हैं हमारे दिन में ओपन होते हैं, रात में क्लोज होते हैं, तो इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है। ये हमने फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे पास ये जो लीव्स होते हैं इनकी अपर सरफेस लोअर सरफेस पर यानी एपिडर्मिस पर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। और इन स्टोमेटा में मौजूद होते हैं 2 गार्ड सेल्स और इन गार्ड सेल्स की मदद से ये स्टोमेटा खुलते हैं और बंद होते हैं। यानी दोनों गार्ड सेल्स अगर बिल्कुल सीधे सीधे ढीले हों तो ये स्टोमेटा बंद हुआ होता है, और अगर ये टर्जिड हो जाए तो फिर ये दोनों गार्ड सेल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। तो ये जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग है ये रेगुलेट होती है बाय गार्ड सेल्स। अब ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये ग्रीन सेल्स होते हैं, इनके अंदर बकायदा क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा ये जो गार्ड सेल्स हैं इनकी जो आउटर वॉल है यानी जो बाहर की तरफ की वॉल है वो थिन होती है और जो अंदर की तरफ वॉल होती है वो थिक होती है। यानी वो इन दोनों गार्ड सेल्स की वो वॉल जो एक दूसरे को फेस कर रही है वो थिक है और जो अपोजिट एंड पे वॉल है वो थिन है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इन गार्ड सेल्स में बाकायदा क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग डे टाइम दिन के टाइम पर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में इनके अंदर ग्लूकोज तैयार हो जाता है। अब जितना ज्यादा ये फोटोसिंथेसिस करेंगे जितना ज्यादा इनके पास ग्लूकोज बनेगा इनके सेल्स के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी। ग्लूकोज ज्यादा होता जाएगा वाटर की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी। सो अब बराबर वाले सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इनके गार्ड सेल्स के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन लो होगी। सो अब यहाँ ऑस्मोसिस हो जाएगा और जो बराबर में मौजूद एपिडर्मल सेल होगा वहां से वाटर ऑस्मोसिस के जरिए इन गार्ड सेल्स में आ जाएगा। और अब जैसे ही इन गार्ड सेल्स में वाटर आएगा इनके वैक्यूल्स खुल जाएंगे, ये टर्जिड हो जाएंगे और गार्ड सेल्स खुल जाएंगे। सो इनकी ओपनिंग का डायरेक्ट ताल्लुक है फोटोसिंथेसिस से। ये दिन भर फोटोसिंथेसिस करके अपने अंदर जैसे ही ग्लूकोज बढ़ते हैं तो वाटर की लो कंसंट्रेशन हो जाती है। सो जैसे इनके अंदर वाटर की लो कंसंट्रेशन होगी तो बराबर में इनके एपिडर्मल सेल होगा, वहां से वाटर ऑस्मोसिस के जरिए इनके अंदर आएगा और ये फूल जाएंगे। जैसे फूलेंगे तो चूंकि बाहर वाली वॉल थिन थी वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगी और अंदर वाली वॉल थिक थी ये ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो पाई, लिहाजा ये जो है वो इस तरह कर्व हो जाएंगे और अब हमारे दोनों गार्ड सेल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर हुए, स्टोमेटा हमारा खुल गया। दिन भर फोटोसिंथेसिस होता रहेगा, स्टोमेटा खुले रहेंगे। और रात में हमें पता है जी रात के अंदर सनलाइट नहीं होती, लिहाजा रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। सो जितना भी इनका ग्लूकोज होता है वो यूटिलाइज हो जाता है। वाटर जो है उसकी हाई कंसंट्रेशन होगी तो बराबर वाले सेल्स में वाटर निकल के चला जाएगा और ये वापस इस हालत में आ जाएंगे। सो ऐसे जो है हमारे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। अब बच्चों बात करते हैं ये जो ट्रांसपायरेशन हो रही है इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस की। तो पहला और सबसे अहम तरीन इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो ये है कि ये ट्रांसपायरेशन पूल क्रिएट करता है। देखिए बच्चों पिछले लेक्चर के अंदर जब हमने पढ़ा कि हमारे पास वाटर और सॉल्ट रूट कैसे एब्जॉर्ब करती है तो मैंने आपको बताया कि सॉइल में मौजूद होता है वाटर, फिर ये वाटर ऑस्मोसिस के जरिए आपके रूट के जो आउटर सेल्स होते हैं जिनको हम एपिडर्मिस कहते हैं उनमें आ जाता है। फिर ये है ऑस्मोसिस के जरिए एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल और ऐसे सेल टू सेल ऑस्मोसिस होता जाएगा
और वाटर अंदर की तरफ मूव होता जाएगा। और फिर एक टाइम आएगा कि वाटर जो है हमारे रूट के सेंटर में मौजूद जो जाइलम होगा वहां पर आ जाएगा। अब जाइलम के अंदर वाटर मौजूद है। फिर मैंने आपको बताया कि हमारे पास ऊपर लीफ की तरफ से ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट होता है, तो जाइलम का वाटर ऊपर की तरफ मूव होता है। तो अब वो ट्रांसपायरेशन पुल कैसे हो रहा है वो देखना है आपको। यहाँ पे देखिए बच्चों, लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम है वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन शो कर रही है। स्टोमेटा खुले हुए हैं, वाटर लॉस हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि जैसे ही वाटर लॉस होता है तो ये जो एयर स्पेसिस है हमारी, यहाँ वाटर की लो कंसंट्रेशन हो जाती है क्योंकि सारा पानी तो निकल गया। सो जैसी एयर स्पेसिस में वाटर की लो कंसंट्रेशन होती है तो ये जाइलम में से वाटर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो वाटर जो है झट देने से एयर स्पेसिस में आ जाता है, फिर दोबारा स्टोमेटा वो ट्रांसपायरेशन होगी, वाटर फिर दोबारा निकल जाएगा। सो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होता रहेगा। स्टोमेटा में से वाटर लॉस होता रहेगा, एयर स्पेसिस खाली होती जाएंगी, और एयर स्पेसिस स्टोमेटा जो जाइलम है वहां से वाटर को ड्रॉ करते रहेंगे। अब जाइलम पर आए तो ये जाइलम में से जब पानी निकल जाएगा तो जाइलम में ऊपर जो है वाटर की लो कंसंट्रेशन हो जाएगी, जबकि नीचे की तरफ जाइलम में वाटर की हाई कंसंट्रेशन होगी। तो अब जाइलम जो है वो नीचे से पानी को ड्रॉ करना शुरू कर देगा, और इसको हमने ट्रांसपायरेशन पुल कहा। सो ऐसे होता है जी, जैसे ही हमारे रूट के अंदर जाइलम में वाटर आ जाता है तो ऊपर ट्रांसपायरेशन शुरू हो जाती है। ट्रांसपायरेशन के नतीजे में जो ऊपर का जाइलम है वहां पानी कम हो जाएगा, लॉस होता रहेगा और पानी वहां पे कम हो जाएगा। तो ये जो जाइलम है ये अब अपने अंदर मौजूद पानी को ऊपर की तरफ खींचने लग जाएगा। ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो एक को खींचे दूसरा भी खींच जाएगा। तो इस तरह ये पूरा एक कॉलम की सूरत में वाटर जो है वो ऊपर ट्रेवल करने लग जाएगा। इसको हम कह रहे होते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। और ये ट्रांसपायरेशन की सबसे पहली इंपॉर्टेंस है कि जैसे जैसे ट्रांसपायरेशन होता रहता है वाटर जो है वो नीचे रूट के जाइलम में जो वाटर है वो ऊपर की तरफ पुल होने लग जाता है। उसके अलावा इससे ट्रांसपायरेशन का जो अगला इंपॉर्टेंस है वो ये है कि हमारे प्लांट में जो फालतू पानी है वो लॉस होता है जी। फालतू पानी जो प्लांट के लिए मुज़र हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, ट्रांसपायरेशन के जरिए एक्सेस वाटर रिमूव हो जाता है। इसके अलावा ट्रांसपायरेशन जो है वो प्लांट का टेम्परेचर भी मेंटेन रखती है। देखें अभी हम इफेक्ट्स पढ़ेंगे। ये जो ट्रांसपायरेशन होता है ना, इसका कूलिंग इफेक्ट होता है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे जिस्म के पसीने होते हैं ना, हमारे जिस्म में पसीने जो होते हैं वो हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देते हैं, बिल्कुल इसी तरह ट्रांसपायरेशन प्लांट को कूलिंग इफेक्ट देता है। सो जब कभी गर्मी होती है तो प्लांट जो है वो ट्रांसपायरेशन ज्यादा कर देता है। जितनी गर्मी होगी प्लांट उतना ज्यादा ट्रांसपायरेशन कर देगा, ताकि ट्रांसपायरेशन के नतीजे में प्लांट को कूलिंग इफेक्ट मिले। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमें गर्मियों में ज्यादा पसीने आते हैं। इसके अलावा ट्रांसपायरेशन जो है वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा रहा है। अभी आपने देखा कि जितना ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगा, ट्रांसपायरेशन पुल उतना ज्यादा होगा और नीचे रूट्स में से पानी उतना कम होता जाएगा और रूट्स वाटर को उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। तो ट्रांसपायरेशन इंक्रीज कर देगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। थोड़ा बहुत ट्रांसपायरेशन हो रहा है तो फिर ज्यादा ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट नहीं होगा, और ज्यादा ट्रांसपायरेशन हो रहा है तो फिर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। ये तो थे उसके कुछ सिग्निफिकेंस ट्रांसपायरेशन के। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी वो फैक्टर्स जिनकी वजह से ट्रांसपायरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है सरफेस एरिया ऑफ लीफ। बच्चों सरफेस एरिया ऑफ लीफ का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ट्रांसपायरेशन से। यानी अगर हमारे पास छोटे लीव्स होंगे तो इनमें ट्रांसपायरेशन कम होगी, और बड़े बड़े लीव होंगे तो हमारे पास इसमें ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी। सीधा सा इसका एक रीजन है, जितना कम हमारे पास लीफ का साइज होगा, जाहिर है हमें पता है इस लीफ की सरफेस पर स्टोमेटा है। अब अगर छोटा लीफ है तो स्टोमेटा की तादाद कम होगी और थोड़ा बहुत ट्रांसपायरेशन होगा, और अगर हम बड़ा लीफ ले लेंगे तो अब इसकी सरफेस में आपको स्टोमेटा की तादाद ज्यादा मिलेगी, तो अब ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा। सो सरफेस एरिया ऑफ लीफ अगर इंक्रीज होता है तो फिर नंबर ऑफ स्टोमेटा इंक्रीज हो जाएंगे और उसकी वजह से फिर ट्रांसपायरेशन बढ़ जाएगा। बड़े बड़े लीफ ज्यादा ट्रांसपायरेशन करते हैं, छोटे छोटे लीफ कम ट्रांसपायरेशन करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है लाइट। जी नेक्स्ट फैक्टर क्या है? लाइट। लाइट का तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। हमने अभी पढ़ा कि दिन होगा तो हमारे पास स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस करेंगे और खुल जाएंगे,
ठीक है, लिहाजा दिन में ट्रांसपायरेशन होगा क्योंकि स्टोमेटा खुले हुए हैं। जबकि रात होगी अगर, तो फिर जो है वो स्टोमेटा बंद होंगे क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और ट्रांसपायरेशन रुक जाएगा। तो लाइट का ट्रांसपायरेशन से रिलेशन ये है कि अगर दिन होती है, डे होता है, तो स्टोमेटा ओपन होते हैं, ट्रांसपायरेशन होगा, और रात होती है तो स्टोमेटा क्लोज होंगे, ट्रांसपायरेशन रुक जाएगा, नहीं होगा। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी बच्चों ट्रांसपायरेशन से डायरेक्ट लिंक है, यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ट्रांसपायरेशन बढ़ जाएगी और अगर टेम्परेचर कम होगा तो ट्रांसपायरेशन कम होगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा ट्रांसपायरेशन होता रहता है। यानी अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे तो ट्रांसपायरेशन लो है, 35 पे ज्यादा है, 35 से 45 टेम्परेचर हो जाएगा तो ट्रांसपायरेशन और ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हमारी हवा में जो वाटर वेपर्स हैं उनका रेट। आपकी हवा में वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं कि आपकी हवा में कितने वाटर वेपर्स मौजूद हैं, इसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है। और ह्यूमिडिटी से ट्रांसपायरेशन इनवर्स रिलेटेड है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा और अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो फिर ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपकी हवा में लीफ के आसपास जो अराउंड एयर है, अगर उसमें वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, वाटर वेपर ज्यादा है, यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो फिर ट्रांसपायरेशन कम होगी। और अगर लीफ के अराउंड जो एयर है वहां पर ह्यूमिडिटी कम है, यानी कि वाटर वेपर्स की मिकदार कम है, तो फिर ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी। और फिर लास्ट फैक्टर है स्पीड ऑफ विंड, हवा की रफ्तार। इससे भी डायरेक्टली लिंक है। अगर आप हवा की रफ्तार बढ़ा दें तो ट्रांसपायरेशन बढ़ जाएगा और हवा की रफ्तार कम कर दें तो ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि वही ह्यूमिडिटी की बात है। अगर आपके पास लीफ के ऊपर जो हवा है, एयर है, उसके अंदर ट्रांसपायरेशन के नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए। अब हवा तेज है तो वो उस हवा को रिप्लेस करती जाएगी और आपके पास नई हवा आएगी तो ट्रांसपायरेशन होता रहेगा। सो जितनी ज्यादा स्पीड ऑफ विंड होगी ट्रांसपायरेशन उतना इंक्रीज होगा। अगर हम हवा की रफ्तार कम कर देंगे तो ट्रांसपायरेशन लो, हवा की रफ्तार बढ़ा देंगे तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रांसपायरेशन के डिसएडवांटेजेस की। ठीक है बच्चों, आपने सही सुना, ट्रांसपायरेशन के कुछ नुकसान भी है। फायदे तो हमने पढ़े ना कि क्या फायदे हैं। ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट कर रहा है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है, एक्सेस वाटर लॉस कर रहा है, कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है। लेकिन ट्रांसपायरेशन के कुछ नुकसान भी होते हैं। सबसे पहला नुकसान है जी, एनर्जी इस्तेमाल होती है। जब ट्रांसपायरेशन होगा तो ट्रांसपायरेशन रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू एवेपोरेट द वाटर। सो जितना ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगा प्लांट के अंदर उतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी। उसके बाद दूसरा है ग्रेट लॉस ऑफ वाटर। पानी नुकसान हो रहा है ना, देखिए पानी प्लांट के लिए है तो इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांसपायरेशन की वजह से वाटर का लॉस हो रहा होता है। उसके अलावा ड्राई सीजन के अंदर अगर ट्रांसपायरेशन हो जाए, देखें ड्राई सीजन, गर्मी, अब हमने अभी बात की फैक्टर्स के अंदर के टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपायरेशन बढ़ जाएगा। सो अब अगर एक पौधे को आप गर्मी के सीजन में ले जाएं तो वहां हॉट टेम्परेचर होने की वजह से उसका ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो जाएगा। जब ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होगा तो फिर अच्छा खासा पानी उसके अंदर लॉस हो जाएगा और उस प्लांट के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, वो मर सकता है। सो ड्राई सीजन्स के अंदर ट्रांसपायरेशन जो है वो प्लांट को मार भी सकता है अक्सर, तो इसके लिए वो कुछ एडाप्टेशंस करते हैं। सो ये था आज का लेक्चर अबाउट द ट्रांसपायरेशन। आपने ट्रांसपायरेशन के तमाम एंगल्स को ऑब्जर्व किया। अब आते हैं सेक्शन ए एमसीक्यूज पर। फर्स्ट एमसीक्यूज है, मोर देन 90% ऑफ ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा ऑफ। हमने पढ़ा 3 किस्म का ट्रांसपायरेशन होता है, तो जो 90% ट्रांसपायरेशन होता है वो स्टोमेटा से होता है। किसके? लीफ, स्टेम, रूट्स और फ्लावर्स। तो स्टोमेटा तो बच्चों एक ही चीज में होते हैं, लीफ में होते हैं। डैश रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये जो हमारे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है ये किस चीज से रेगुलेट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, गार्ड सेल्स, लाइट या टेम्परेचर? तो बच्चों गार्ड सेल्स हैं जो हमारे स्टोमेटा को ओपन या क्लोज करते हैं। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपायरेशन के रेट को इफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी या ऑल ऑफ दीज? तो बच्चों ये तीनों ही फैक्टर्स होंगे ट्रांसपायरेशन के। इन तीनों के अंदर तब्दीली से ट्रांसपायरेशन में फर्क पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज।
अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो ये आपके पास ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन हो गई। लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। और फिर आपने उसके 3 मेथड्स बता दिए, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, लेंटिक्यूलर और क्यूटिक्यूलर। आंसर को यहाँ से नोट डाउन कर लिएगा। आपको आज के लेक्चर में यही सब कुछ एक्सप्लेन किया, तो यहाँ से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इस आंसर को नोट डाउन कर लें। Moving on to question number 2, why the stomata generally open during daytime? So because opening and closing of stomata is regulated by the light. During daytime, guard cells perform photosynthesis, due to which solute concentration inside guard cell increase. They absorb water from the adjacent cell and become turgid. When they become turgid, the outer thinner wall stretches more than inner thicker wall. Hence, the guard cell become more semicircular and stomata opening becomes wider. During night, stomata remain closed because of no light. So, ये वही चीज है जो हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के टॉपिक में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टोमेटल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी स्टोमेटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके एतबार से लीव की कितनी किस्में होती है। तो बच्चों लीव की यहाँ हाईलाइट करते हैं इस सवाल के जवाब को। बच्चों प्लांट जो है उसमें 3 तरह के पौधे होते हैं जी लीव के एतबार से ना, कि उनके अंदर स्टोमेटा की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है। देखिए हमारे पास लीव की 2 सरफेस होती है, एक अपर सरफेस, एक लोअर सरफेस। ठीक है, एक लीव लें आप तो लीव की जो ऊपर की सरफेस है उसको आप कहोगे अपर एपिडर्मस। ठीक है, और जो नीचे की सरफेस है उसको आप कहेंगे लोअर एपिडर्मस। अब स्टोमेटा कहाँ कहाँ मौजूद है उस हिसाब से ये 3 टाइप हो जाती है। अगर सिर्फ प्रेजेंट ओनली एट द अपर सरफेस, यानी अगर अपर एपिडर्मस में है, लोअर एपिडर्मस में जो है वो स्टोमेटा नहीं है, तो ऐसे लीव को हम एपिस्टोमेटिक लीव कहते हैं। अगर हमारे पास जो स्टोमेटा है वो लीव की सिर्फ लोअर एपिडर्मस में है, अपर एपिडर्मस में नहीं है, तो ऐसे लीव को हाइपोस्टोमेटिक लीव कहा जाता है। और अगर दोनों सरफेसिस पे इफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ अपर एंड लोअर एपिडर्मस, तो ऐसे लीव को एम्फियोस्टोमेटिक लीव कहा जाता है। ये एग्जांपल्स आपको दी हुई है। ठीक है, वो ये एपिस्टोमेटिक की है लीव्स ऑफ वाटर लिली, हाइपोस्टोमेटिक की है लीव ऑफ मैंगो प्लांट, और एम्फिस्टोमेटिक की है लीव्स ऑफ मेज प्लांट। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो ये ट्रांसपायरेशन की इंपॉर्टेंस है जो हमने अभी स्टडी की थी कि ये वाटर को, एक्सेस वाटर को लॉस करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, ट्रांसपायरेशन पुल। तो यहाँ से आपने इस सवाल के जवाब को नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट सम डिसएडवांटेजेस। आज के लेक्चर में हमने डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस किया था कि ट्रांसपायरेशन के क्या नुकसानात हैं, तो यहाँ से आप इस सवाल के जवाब को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई ट्रांसपायरेशन इज कंसिडर्ड एज नेसेसरी इविल। ट्रांसपायरेशन को नेसेसरी इविल प्लांट का क्यों कहा जाता है। नेसेसरी मतलब जरूरी, इविल मतलब नुकसानदेह। ठीक है ना, नेसेसरी इविल क्यों कहा जाता है। नेसेसरी इविल क्यों कहा जाता है क्योंकि ये नेसेसरी भी है और इसके कुछ नुकसानात भी है ना भाई। आज के लेक्चर में हमने दोनों पढ़ा कि ट्रांसपायरेशन के एडवांटेजेस भी हैं तो प्लांट उसको करेगा, डिसएडवांटेजेस भी हैं तो वो इविल हो जाता है। So during hot summer day, excess loss of water due to transpiration result in wilting and dehydration and ultimately lead to death of plant. Transpiration is considered as necessary element for plant due to its advantages, but on the other hand, it is also considered as an evil for plant because millions of plants die every year due to excess transpiration. क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को आपने डिफाइन करना है। तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। हमारी हवा में वाटर वेपर का जो मिकदार होता है उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है। इफ ह्यूमिडिटी विल बी हाई देन एयर इज सेड टू बी मॉइस्ट एंड इफ ह्यूमिडिटी इज लो देन द एयर इज सेड टू बी ड्राई। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो हम कहते हैं जी मॉइस्ट एयर है, और अगर ह्यूमिडिटी कम होती है तो हम कहते हैं ड्राई एयर है। अब आते हैं सेक्शन सी, डिटेल क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर स्टोमेटा, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में बताना है और उसके जो मैकेनिज्म होता है ओपनिंग और क्लोजिंग का, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा भी। स्टोमेटा टाइनी पोर्स फाउंड ऑन द अपर एपिडर्मस ऑफ द लीफ एंड यंग स्टेम। दे आर प्रोटेक्टेड बाय 2 guard bean shaped guard cells. Guard cells have outer thin elastic wall and inner thick wall and contain chlorophyll.
फिर ये आपने उसके बाद जो है इसकी ओपनिंग क्लोजिंग का मामला बताया, ये अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था यहाँ से यहाँ तक का, और फिर ये डायग्राम आपने ड्रॉ, ठीक है, ये डायग्राम लाजमी ड्रॉ कर लिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो आपको जो फैक्टर्स होते हैं ट्रांसपायरेशन के, जिनसे ट्रांसपायरेशन का रेट इफेक्ट करेगा, वो बताना है। तो आपने यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ लीफ एक्सप्लेन किया, लाइट बताया, टेम्परेचर बताया, ह्यूमिडिटी बताया, स्पीड ऑफ विंड बताया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया, ठीक है जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ह्यूमिडिटी की तरह ना इनवर्स लिंक है, यानी कि ट्रांसपायरेशन डिक्रीज हो जाएगा अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से आप इस आंसर को नोट डाउन कर लिएगा। ये था आज का लेक्चर अबाउट ट्रांसपायरेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।